बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस जवाद एस खाजा साहब से आप वाकिफ़ होंगे। जब मैं सुप्रीम कोर्ट कवर किया करता था तो अदालत में तो रोज़ाना उन्हें देखा करते थे चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ बैठे हुए। लेकिन निजी महफ़िल में उनसे कभी कभार मुलाकात हुआ करती थी। ये सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ रेफरेंसेस के दौरान या जजेस जब रिटायर होते थे तो तब ये मुलाकात हुआ करती थी। एक दिन मैंने जस्टिस जवाद एस खाजा साहब से पूछा कि जज साहब दसो ये तुसी उत्ते बैठ के फैसले करते रहंदे हो ते बास फैसले तुसी ऐसे करते हो जिहदी सानू समझ नहीं आती। जस्टिस तुसी चीफ जस्टिस साहब के पुत्र का जिहड़ा कीता है केस उहदा थोड़ा जिहा सानू समझाओ ना, इस्लान इफ्तिखार वाले केस का। तो हमारे और साथी भी वहाँ पे मौजूद थे जो सुप्रीम कोर्ट कवर किया करते थे उन दिनों में। तो जस्टिस जवाद एस खाजा साहब ज़्यादातर उमूमी तौर पर पंजाबी बोलते थे जब निजी महफिलों में हमारे साथ कभी उनकी गुफ्तगू हुआ करती थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और साथ ही दूसरे हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने कहा कि सर आप किसी दिन हमें बुलाएं ना, तो हम चैम्बर में बैठ के आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो जस्टिस जवाद एस खाजा साहब ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि तुसी मेरे को ज़रूर आओ, लेकिन इन्हां नूं मना कर दिओ कि ये कोई फिर सवाल नहीं करेंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है हमारा, जिसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, पाकिस्तान की सियासत को का धारा मोड़ने की या उसके अंदर तब्दीली लाने की बड़ी पुरानी है। जहाँ से हमारे पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉज जो हैं वो इंडोर्स हुए, उसके अंदर क्या क्या आइन की हालत को नहीं बिगाड़ा गया, जो पीसीओज आए उसकी इंडोर्समेंट करना कि ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स आए जो कि सुप्रा का मावराए आइन कागजात जो होते थे उसको आइन के तहत चलने वाली एक अदालत जो है उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया करती थी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सवाल ना करें, सवाल नहीं करना तुसी, तो ये एक मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ है जो कि हमें सोच समझ के सवालात करने चाहिए। खुदा ताला ने अगर आपको इस्तिताअत दी है कि आप सवालात करें ताकि इनसे क्लैरिटी आए, तो आपको सवालात करने चाहिए। मैं जिक्र करना जा रहा हूँ ये जो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, ओपन बैलेट के हवाले से जो रेफरेंस भेजा है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के पास, और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं 5 रुकनी बेंच है उसकी सरबराही करते हुए ये सुन रहे हैं, उसमें जो केस जो रेफरेंस भेजा गया वो क्या था और इस वक्त जो बात चल रही है वो क्या थी, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है इसकी थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि ये क्या होता है। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आए दिन जो हैं वो सुओ मोटो नोटिस लेते थे, क्योंकि वो एक वकला की तहरीक के नतीजे में चीफ जस्टिस बतौर चीफ जस्टिस बहाल हुए थे और उनका बड़ा लंबा टेन्योर था। तो उन्होंने जिन चीज़ों की बुनियाद रखी वो आज तक हमें अदालत की समातों के अंदर नज़र आती है। जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो अमूमी तौर पर को पॉजिटिव टर्म नहीं ली जाती है। ये ऐसी टर्म है कि आप अपने इख्तियारात से बढ़ के जो काम कर रहे हों या बात कर रहे हों, या जो कानून ने आपको आपके लिए दायरा कार खींचा हुआ है उससे हट के बात कर रहे हो, तो वो जुडिशल एक्टिविज़म कहलाता है। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो थे वो मौजद तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री बड़ी पुरानी है जुडिशल एक्टिविज़म की, लेकिन इसके अंदर बहुत तेज़ी जो है या बहुत फ्रीक्वेंटली उन्होंने केसेस सुने और इसको तोल दिया, तो वो आज भी हमें नज़र आती है। तो जो गवर्नमेंट जो लेकर आई रेफरेंस, मुझे तो हैरानी होती है कि वो किस किस्म के रेफरेंसेस लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वाला रेफरेंस लेकर आए पहले, वो अभी तक जो है वो लटक रहा है, लेकिन उसके अंदर जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने अपना डाइसेंटिंग नोट लिखा हुआ है मेजॉरिटी जजमेंट से हट के, वो पढ़ने वाला खूबसूरत तरीन, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, वेरी ब्रीफ, और उसके अंदर तमाम उन्होंने वो बातें लिख दी हैं कि पता चलता है कि हुकूमत ये रेफरेंसेस दायर क्यों करती है। मैलिशियस, इंटेंडिंग टू हार्म, नुकसान पहुंचाने के लिए रेफरेंस दायर किया था उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से। और ये जो दूसरा रेफरेंस दायर किया है उन्होंने, मुझे तो पता नहीं उनको कब मत आएगी कि ऐसा एक काम जो कि आईनी काम है,
जिसके हवाले से आइन ने साफ साफ वजाहत के साथ लिख दिया गया है, उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कह रहे हैं कि जी आप ये हम चाहते हैं कि ओपन बैलेट के थ्रू हो सेनेट का इलेक्शन, और इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है तो इसलिए आप इस रेफरेंस को एंटरटेन करें और हमें बताएं कि क्या हम ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं करवा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि खुद एक आइन के ताबे, कानून के ताबे काम करता है, उससे अगर आपको कहें कि जी ये आप हमें बता दें कि आइन के अंदर तो ये लिखा है लेकिन इससे हट के किस तरह हम काम कर सकते हैं, तो ये वो सुप्रीम कोर्ट को फोर्स कर रहे हैं हुकूमत रेफरेंस के थ्रू। जो बाकी जमातें कह रही हैं, पीपल्स पार्टी ने इसमें कहा है कि ये सियासत में आपको मुलव्वस कर रहे हैं, और लीडरान ने कहा है कि ये आपको सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ना करें। एक आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये रेफरेंस लेकर दूसरे आईनी इदारे को बुला लेता है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है। कल जो रिपोर्ट हुई प्रोसीडिंग्स इस केस के अंदर रेफरेंस में, उसमें वो भी सुनने वाली थी। आज जो रिपोर्ट हुई है वो भी सुनने वाली है। कमाल कमाल किस्म की उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं। कल चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे उनसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, कि आप कानून के मुताबिक काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, अगर पैसे लिए जाएंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। और आज जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कह रहे थे कि ये तमाम तर जो इलेक्शन के अंदर अगर धांधली हुई तो ये इसके ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा। और साथ साथ उन्होंने ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे। ये लेजिटिमेट क्वेश्चन है, कैसे इंश्योर करेंगे आप। लेकिन जो कानून और आइन की मंशा है वो एक तरफ है। जब आप हुकूमत के रेफरेंस की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर वजाहत के साथ लिखा गया है कि आप ये बता दीजिए कि ओपन बैलेट के थ्रू करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से हमें समझ आ रही है, या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा जा रहा है, कोशिश ये करने की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एग्री कर जाए कि जनाब हम एक ख़ास तरीके से वोटों को नंबर लगा देंगे, कोई सीरियल होगी, कोई कोड उसके ऊपर प्रिंट कर देंगे जिससे पता चल जाएगा कि वोट जो है वो किसने कास्ट किया है और किसके हक में कास्ट किया है, तो फ़ौरन उसको पकड़ लिया जाएगा। तो आइन के अंदर जो लिखा गया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ का अंदिया दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो एक और ही काम है। तो आइन और कानून से हट के क्या दूसरी सियासी जमातों को ये मंजूर होगा कि वो एक ऐसे काम के लिए जाएं जो कि आइन के अंदर ना लिखा हो, और इलेक्शन कमीशन जो है उस दिन सीरियल नंबर ले आए और टैगिंग करके ले आए, और उसके उस दिन जो है इलेक्शन कमीशन अपना जोर लगाए, सियासी पार्टियां अपना जोर लगाए, तो होगा क्या फिर? जाहिर बात है खटाई में पड़ जाएगा सेनेट का इलेक्शन इसकी वजह से। तो ये जो एक रविश है जिससे हम देखते हैं कि मुल्क की हिस्ट्री के अंदर हमें जो नज़र आती है कि आपने ऐसे ऐसे केसेस उठा के कर दिए जिसका जवाब ही कोई नहीं समझ आता, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की जो बात होती है वो इतनी आप स्ट्रेच कर देते हैं। वो कहते हैं कि वुकला के लिए होता है ये, कि अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं किसी केस के अंदर तो आप उस केस को यू शुड स्ट्रेच इट टू द एक्सटेंट ऑफ अब्सर्डिटी, मतलब आप उसको इतना ज़्यादा अपने आर्गूमेंट को खींच के बयान करें अदालत के सामने कि अदालत जो है वो सुने और मजबूर हो जाए आपका केस आपके हक में फैसला देने के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप अब्सर्डिटी की लेंथ पे नहीं खींच सकते। कानून की इंटरप्रिटेशन हो सकती है लेकिन कानून की कोई दूसरी तशरीह नहीं हो सकती जो उसके मानी बिल्कुल ही उससे बदल जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के हवाले से बात करता है ये उसी के ताबे है, वो कहते हैं क्रीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये तमाम जजेस जो हैं। जैसे साकिब निसार आए थे, उनके बाद और चीफ जस्टिस साहब आए और अब जस्टिस गुलजार अहमद साहब आए। तो पहले ही जो केसेस हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, काजी फायज ईसा साहब वाला मामला उन्होंने टेकअप किया था, उसके बाद एक और उन्होंने फैसला कर दिया, जुडिशल तो किया ही किया अदालत के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कर दिया कि उनका जुडिशल वर्क जो है वो, फिर उसके बाद वो रिट्रैक्ट हो गया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमने नहीं ये कहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो तो हेड कर रहे हैं बेंचेस। तो
ये जो तारीख हमें बताती है और ये जो इस वक्त हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ हैं कानून की मंशा से, आइन की मंशा से। और अगर कानून और आइन की मंशा को मद्देनज़र ना रखा गया तो इलेक्शन जो इस वक्त होगा सेनेट का, उसके अंदर क्या मामलात सामने आएंगे, क्या नहीं आएंगे, ये एक अलहदा बहस बन जाएगी और बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा कि सियासी पार्टियों को कुछ देखना चाहिए, गिरबान भी देखना चाहिए। इतना अरसा था इन लोगों के पास, इन्हें चाहिए था कि इसको बदल देते इस कानून को। किसी को भला लगता है कि आप ज़मीर फरोशी कर रहे हो या आप लोगों के ज़मीर खरीद रहे हो, ये तो शैतान का काम था। तो शैतान ने अल्लाह ताला के सामने कहा कि नहीं, मैं तो वरगलाऊंगा। यहाँ इंसान इंसान को वरगला रहा है, तो शैतान तो दूर की बात रह गई। तो मुस्लिम लीग नून के पास चांस था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चांस था। दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया हुआ था इसके ऊपर, फिर नहीं कर सके, फिर नहीं किया। इतनी हवस ये ताकत की और इख्तियार की। फिर इमरान खान साहब आ गए, वो बड़ा जोर लगा के अब उनको नजर ये आ रहा है कि वोट उनके हाथ से निकल गए, सेनेट का इख्तियार निकल गया, तो फिर सियासी गेम जो है वो तो रह जाएगी। आपने देखा ना इलेक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है। वो कल अलीम आदिल शेख साहब थे और लोग लड़ रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले लड़, हर जगह लड़ाई हुई है। जिस जिस जगह ज़िमनी इलेक्शन कल था, तमाम जगह पर लड़ाई हो रही थी और ये खींचातानी लगी हुई है, ये इख्तियार की खींचातानी है। इस वक्त उन्हें पता है कि जो सियासी कुव्वत है उसको किसी ना किसी तरह हमने खींचना है, चाहे वो हम पैसे दे के करें, चाहे वो हम क्लाशनकोफ बंदूक पिस्तौल की नोक के ऊपर झपटें उसको, या फिर हम ऐसे रेफरेंसेस के थ्रू अदालत को मजबूर करें कि वो कहें कि जी आप इंश्योर करें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अच्छी बात है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन आइन और कानून को मद्देनजर रख के ही आप इलेक्शन करवा सकेंगे। नहीं तो वही होगा जो सियासी पार्टियां जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।